बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये फ़रा है और मैं हमज़ा हूँ, आप सब जानते हैं। और आज मैं ना फ़रा के ये बताने आया हूँ। फ़रा, आपको पता है एक बीमारी होती है ना, उसको जब चेक करना होता है क्या चीज़ की जाती है, कोई मसला हो जाए, डॉक्टर कहते हैं इसका ना एक्सरे करवा लें। एक्सरे कराने तो कितना क्यूट लगे आप ही कहते हो ये फ़रा है, मैं हमज़ा हूँ। ये जब वो टीचर पूछती होती थी ना किसने की है ये शरारत, तो वो कहते होते ये इसने की थी। तो वही तो मैं बात कर रहा था कि एक्सरे करवाया जाता है ना। तो अब जो लोग होते हैं जिनको बीमारी होती है टैक्स ना देने की, जो टैक्स चोरी कर रहे होते हैं, तो उनका भी एक्सरे किया जा सकता है। और वो अब एक्सरे किया जाएगा, उसका नाम रख दिया गया है टैक्स रे। ये एक ऐप होगी, वो नहीं है अरे, वो नहीं है रे, वो भी नहीं है, टैक्स रे किया जाएगा। और उससे पता लगेगा कि भाई आपका इतना टैक्स बनता था, आपने नहीं दिया है और अब आप पकड़ में आ जाएंगे। बड़ी ये लॉन्ग स्टैंडिंग ख्वाहिश है हम सब लोगों की कि हम जहाँ हर चीज़ में वेस्ट को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर भी फॉलो कर लें। कि मगरिब में होता है कि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है ना हमजा, आपका वो नंबर डालें ना तो आपके ट्रैफिक के चालान कितने हुए, आपने कितनी दफ़ा जो है आपके केसेस आप पे हुए, कोर्ट पे अमाल खुल के सामने आ जाते हैं। एग्जैक्टली है, क्या आपने ज़बरदस्त इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया, अमाल खुल के सामने आ जाते हैं। आप उस बंदे का ना वहाँ पे पूरा रीड कर सकते हैं कि है क्या चीज़, रिश्ते का फैसला कर सकते हैं देख के उसका सोशल सिक्योरिटी रिकॉर्ड के ये इस खानदान में शादी भी करनी है कि नहीं फॉलो हो जाए ना तो 75% जो शादियाँ हो रही हैं वो ना हो। इसलिए कि वाकई ये इतनी बड़ी इल्लत है हमारे यहाँ कि हम लोग टैक्स पे करने के लिए तैयार नहीं होते, हमें ये एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है। मैंने तो वो लोग भी देखे हैं जो बिजली की भी चोरी करते हैं, टैक्स की भी चोरी करते हैं और उसके बाद वो समझते हैं कि वो दिल खोल के अगर ज़कात दे देंगे या उस तरह से कर देंगे तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। वो एक अपनी ड्यूटी है अल्लाह ताला की तरफ से बांधी हुई, लेकिन ये एक मजहबी और एक हमारा जिसे कहने से एक हमारा मिली फरीज़ा है। तो ये दोनों फ़र्क है, दोनों की अदायगी जो है बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेट के आपके ऊपर जो हुकूक हैं उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स चोरी जब हम कर लेते हैं उसको, जिस तरह फ़रा ने कहा, तो फिर हम ये समझते हैं कि भाई किसी सरकारी जगह पर चले जाए, कोई सरकारी मुलाजिम, उसको कहते हैं भाई तुम हमारे टैक्स के पैसों से जो हो ना तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हम खुद टैक्स नहीं दे रहे होते। वही टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे वसूल कर लिए जाते हैं, हम सिर्फ वो देने में जो है रहते हैं। अब आप डरें, इमेजिन, अगर फ़रा ने टैक्स नहीं दिया, अगर फ़रा ने टैक्स नहीं दिया, ओके अगर फ़रा ने टैक्स नहीं दिया तो फ़रा आपको डरना चाहिए। अगर मैंने टैक्स नहीं दिया मुझे डरना चाहिए। और डरना इसलिए चाहिए कि अब आपका शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो जब डाला जाएगा पता लग जाएगा आपके नाम पर कितनी गाड़ियाँ, आपके नाम पर कितने मकानात हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, आप जो बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में वो आप कितनी फ़ीस दे रहे हैं। तो उधर से आपका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आपने टैक्स कितना पे किया। अब आप ये सुबह सुबह डरा रहे हैं कि खुशखबरी सुना रहे हैं, ये सुना आप ऐसे नहीं जैसे आप डरा रहे हैं, हालांकि है ये खुशखबरी। जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अच्छे लोग हैं और वो टैक्स देते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन करेगा और फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह लेट्स होप एंड विश कि ये दिन आए कि जब हम सब लोग बढ़ चढ़ कर अपनी जो एक जिम्मेदारी है हमारी उसे पूरी तरह से अदा करें, ताकि सड़कें बन सकें, ताकि हॉस्पिटल्स बन सकें और फिर उस टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल भी हो, ताकि हमें उसके नतीजे में वो डेवलपमेंट नज़र आए जो हम बाकी अक़वाम में और ममालिक में देखते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे मुल्क में भी दिखाई दे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा ख्वाब है जिसके लिए हम सबको मिल के एफर्ट्स करनी है। हमारा हिस्सा ये है कि हम टैक्स दें और हुकूमतों का हिस्सा ये है कि उस टैक्स को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। सो अब क्या करते हैं वैसे हमजा, हम टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। बेकाबू महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा खतरा, रोजमर्रा इस्तेमाल की आम अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। वजीर आजम खुद मैदान में आ गए। पंजाब में एक माह के अंदर 350 सहूलत बाजार लगाए जाएंगे। भारतीय महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को पीछे छोड़ दिया। ताकत के लिहाज से ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान 15वें नंबर पर आ गया। एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात में भी आगे।
बिजली का गर्दिशी कर्जा माशी अफरियत मईशत की बुनियादें खोखली करने लगा। गुज़िश्ता माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जों में 30% इजाफा, गर्दिशी कर्जे 20 खरब रुपए की सतह अबूर कर चुके, नेप्रा का एतराफ़। तो जी जनाब, बात वही है, अगर हम टैक्स देंगे तो क्या जो बाकी सहूलियात है फ़रा हमें मिल रही होंगी? क्या महंगाई कम हो रही होगी? हम टैक्स दे रहे हैं तो क्या महंगाई जो हो रही है, जो मसाइल हैं, जो सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं, जो शॉर्टफॉल्स हो जाते हैं, क्या वो नहीं होंगे? ये सवालात भी आवाम के दिमाग में फिर जो है ना जन्म ले, ये अभी भी जन्म ले रहे हैं, इसलिए कि बड़ी उम्मीदों और उमंगों के साथ जो वोट दिए गए थे 2 साल पहले, और कारकर्दगी का मेयार यही था कि बहुत सारी वो दौलत, बहुत सारी वो पैसा जो कि पाकिस्तानियों का हक है, जिससे पाकिस्तान में इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे अस्पताल बनने चाहिए, रोड्स बनने चाहिए, वो मुल्क से बाहर चला गया है, उसको वापस लाया जाएगा और उस पैसे को आवाम की बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। रोटी सस्ती होगी, हर चीज़, सेहत जो है वो मुफ्त मिलेगी, उसकी सहूलियात, वेलफेयर स्टेट जो है वो पाकिस्तान बनेगा। लेकिन महंगाई और बढ़ती हुई महंगाई ने ये तमाम ख्वाब जो हैं ये चकनाचूर कर दिए और तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल, अगर हम आपको बताएं तो 2 सालों के अंदर जो आटा है वो 33% महंगा हो गया, घी 61% महंगा हुआ, अंडे 44%। फरा बहुत दुखी हैं इस पर क्योंकि अंडे 44% महंगे हो गए हैं, और नमक जो है वो 216%। फरा नमक, जिसकी आप फरा बहुत शिकायत करती हैं कि नमक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान का उस पर ठप्पा ही नहीं है, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, वो भारत होती है ना। ये बहुत पेनफुल इश्यूज हैं। बाकी सब्जियां भी अगर आप देख लें जो कि रोज़मर्रा अशिया हैं, वो एक गरीब आदमी जो कहते हैं पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा भी हो रहा है जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में, अब तो कोविडोनॉमिक्स कहते हैं कि नई एक इकनॉमिक्स जो है उसने जन्म लिया है कि इस गुर्बत, इस लॉकडाउन्स के साथ कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन पाकिस्तान में ये महंगाई बाकी खत्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा दिखाई दी, जिसको रिएक्ट भी किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मुसलसल इसके ऊपर अपनी काबीना की मीटिंग्स में भी और अदरवाइज भी इजहार ख्याल करते हुए पाए गए। उन्होंने इसके ऊपर सख्त इक़दाम लेने का यकीन भी दिलाया, वादा भी किया। अब तो ये भी कह दिया कि मैं खुद एक्शन लूँगा, मैं खुद निगरानी करूँगा। और यहाँ पर आकर ना फिर हमें उस मसले की अहमियत का अंदाज़ा होता है जो कहा जाता है कि सिस्टम समहाउ कोऑपरेट नहीं कर रहा। इसलिए कि हमजा जो गंदम का बहरान पैदा हुआ ना, उसके बारे में भी यही कहा गया कि गंदम जो है उसके गलत आदाद शुमार हुकूमत के पास पेश किए गए, जिसके बाद वो गंदम जो है मुल्क से बाहर गई। फिर उसके बाद वो गंदम इम्पोर्ट की गई तो भी नहीं पता चला वो कहाँ गई, जो खरीदी गई गंदम उसके अलावा बाकी जो गंदम है वो कहाँ गई। सो कोई ऐसा लूप होल ज़रूर है जहाँ पे हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो रही है। वहाँ पर वजारत भी तो मौजूद है, वजारत क्यों नहीं इन चीज़ों को चेक कर रही है? लेकिन अब वज़ीर आज़म का, जैसे आपने कहा, 11 बार नोटिस ले चुके हैं महंगाई का। अब उन्होंने टाइगर फोर्स भी जो है वो तश्कील दी है, टाइगर फोर्स को भी सौंपा है, और सहूलत बाजार जो हैं ख़ास तौर पर पंजाब में लगाए जा रहे हैं अब हुकूमत की जानिब से। तो वो सहूलत बाजार जो खोले जा रहे हैं उसमें कितना रिलीफ मिल रहा है और कितना रिलीफ मिलेगा वो हम अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और में मौजूद हैं हमारे साथ फ़हीम अमीन, फैसलाबाद में आसिफ सिद्धू, और मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं सरमद अली। सबसे पहले लाहौर ही चलते हैं, लाहौर में जहाँ पे हम खुद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम अमीन, कैसे हैं आप और कहाँ मौजूद हैं? बताइएगा कि ये सहूलत बाज़ार जो लाहौर में है ये किस इलाके में कायम है और क्या यहाँ पे तमाम अशिया जो है मौजूद हैं, मयारी भी हैं और उनके नर्ख भी कंट्रोल हैं? फरा, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद आप भी ठीक होंगी। सहूलत बाज़ारों की अगर आप बात करें तो लाहौर में तकरीबन 31 के करीब सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। इनमें से कुछ बाज़ार जो हैं ऐसे हैं जो कि मॉडल बाज़ारों में लगाए गए हैं और कुछ बाज़ार जो हैं वो नए इस्टेब्लिश किए गए हैं। लाहौर की 5 तहसीलें हैं और हर तहसील में 5 से 6 सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं। और सबसे बड़ा जो मसला था पिछले चंद रोज़ से वो लाहौर शहर में आटे की सप्लाई का था। हमने अक्सर मकामात ऐसे देखे जहाँ पर तकरीबन 200 लोग जो सुबह 7 बजे ही लाइनों में लगकर अच्छे आटे के लिए जो है वो इंतजार में बैठे हुए होते थे। शहरी ये कहते थे कि आटा तो कई जगह पे दस्तयाब है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो इस कदर नाकस है और उसके नर्ख जो है वो मार्केट से जो सरकारी नर्ख है उससे ज्यादा है, इसलिए वो लाइनों में लगकर आटा लेने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं जौहर टाउन में मौजूद हूँ। ये मॉडल बाजार को ही सहूलत बाजार में कन्वर्ट किया गया है और यहाँ पर जो लाहौर की ज़िला इंतजामिया है उनकी जानिब से आटे के ट्रक जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। सरकारी नर्ख जो है वो 20 किलो के आटे
के थैले का तकरीबन 860 रुपए है, उसको कम करके यहाँ पर जो है वो 840 रुपए में दिया जा रहा है, ताकि जो 20 रुपए सब्सिडी है वो और दी जाए लोगों को और लोगों को आटे की फराहमी की जाए। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर दीगर सब्जियाँ और फल जो हैं उनके नर्ख जो है मॉडल बाजार और सहूलत बाजार की हद तक तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ओपन मार्केट में जो लोग हैं वो उनकी शिकायत अभी भी अपनी जगह पर बरकरार है। क्वालिटी के हवाले से लोगों की शिकायत ज़रूर है। मैं से यहाँ पर इस जो मॉडल बाजार और सहूलत बाजार में आटे की सप्लाई के जो है इंचार्ज वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनके पास कितना आटा रोज का आता है और क्या लोगों का इस आटे पर अभी इतमाद है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। आप बताइएगा कि कितने आटे के थैले आपके पास रोज आ रहे हैं और क्या इसकी क्वालिटी से लोग अभी तक मुतमिन नजर आते हैं? जी हमारे पास ना 3 फ्लोर मिल से ना 3 ट्रक आते हैं, जिसमें 400 थैले जो आटे के रखे गए हैं, अच्छी क्वालिटी है और 840 रुपया डिप्टी कमिश्नर के तरफ से ये निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। जी आपने सुन लिया कि आवाम की सहूलत के लिए तो ये सूरत हाल है यहाँ पर, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, कीमत आपने बताई है कीमत कि जो 20 सरकारी किलो नर्ख है आटे 20 किलो आटे का थैला जो है हुकूमत की जानिब से जो उसके सरकारी नर्ख हैं वो तो 860 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन सहूलत बाजारों में ये 840 रुपए में दस्तयाब है। तो 20 रुपए जो है कम रेट है मार्केट से भी, और जो क्वालिटी के हवाले से लोगों के तहफुजात हैं वो भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो ठीक है फहीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर हाल आप हमें बता रहे थे। फैसलाबाद में आसिफ सिद्धू मौजूद है। आसिफ, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? जी हमजा, देखें फैसलाबाद में महंगाई का तोड़ करने के लिए इंतज़ामिया और हुकूमत दो तरह से महाज आ रहा है। एक तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की जा रही हैं कि वो ग्रां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। दूसरा, फैसलाबाद में 22 सस्ते बाजार लगाए गए हैं, जिनमें से बेशतर फंक्शनल हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी फंक्शनल होना बाकी हैं। यहाँ पर रिलीफ क्या मिल रहा है आवाम को, ये हम सार्फिन से बात करते हैं। अच्छा ये बताएं भाईजान, आप यहाँ से अशिया खरीदने आए हैं, क्या अशिया यहाँ पर सस्ती भी हैं ओपन मार्केट की निस्बत? नहीं जी, कोई सस्ती नहीं, कई सस्ती हैं, कोई चीज़ें महंगी हैं। लेकिन ये टमाटर महल्लों में मिलते हैं 100 रुपए किलो, यहाँ मिल रहे हैं 113 रुपए किलो। ऐसे ही अदरक है, ऐसे लींबू चना, लींबू 60 रुपए महल्लों में मिलता है, यहाँ 70 रुपए। ये मैंने 3 चीज़ें ली हैं, 280 रुपये बिल बना है पहिया करके। तो क्या करेंगे हम, ना हमारी इतनी इनकम है। ये वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि इनका कोई सदेबाब करे। जब रेट जो लिखा है उसमें भी देखो कितना फ़र्क है इनमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं किसी के। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे कि क्या भाव है मोहल्लों में, क्या चीज़ें सस्ती मिलती हैं? यहाँ सस्ते बाजार लगाए गए हैं, यहाँ सस्ती नहीं है? यहाँ सस्ते में महंगे भी हैं, बाजारों में सस्ते हैं, इधर महंगे हैं, मोहल्लों में सस्ते। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाईजान, आप भी यहाँ से अशिया खरीदने के लिए आए हैं, क्या हालात चल रहे हैं? बता जाए, बात है कि 2 बच्चों की शादी है, सामान लेने के लिए आया था, लेकिन महंगाई देख कर लगता नहीं है कि सामान इतना लिया जाएगा। इतना महंगा सामान है कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। खाना पीना बहुत मुश्किल हुआ इस वक्त। भाईजान, आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ने ये सस्ते बाजार इसलिए लगाए हैं कि लोगों को रिलीफ मिले, क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, गवर्नमेंट ने तो अच्छा तो काम किया है ये मॉडल बाजार बनाए हैं, गरीब लोगों को सस्ती चीज़ें मिले। अदरवाइज कुछ बाजार में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, मगर ये बेहतर है, वैसे बाजार से ये बेहतर है। मैं तकरीबन जब से ये बाजार बना है तो यहाँ से खरीदारी करता हूँ, तो हमारे बेहतर है। अदरवाइज रेट का कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, ये बात है। जी, मिले जुले रुझानात हैं पब्लिक के। कुछ लोगों का कहना है कि आम महल्लों में कुछ चीज़ें सस्ती हैं जो कि यहाँ सस्ते बाज़ारों में महंगी हैं। गवर्नमेंट ने सस्ते बाज़ार शहरियों को रिलीफ देने के लिए लगाए हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर भी अब गवर्नमेंट की रेट होना ज़रूरी है। सप्लाई को और कीमतों को रोज़ाना की बुनियाद पर देखना और वक्तन फ़क्तन यहाँ पर विज़िट करना अफसरान का बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर जो छापड़ी फरोश हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए। आप हमें फैसलाबाद से देख लें, आपके कुछ लोग जो हैं वो मुतमईन नहीं है। वैसे वहाँ पे ना एक आंटी गुजर रही थी और उनसे मेरा दिल था उनसे ज़रूर बात होती कि वो बताती हमें, क्योंकि एक औरत जो है ना वो बजट मैनेज कर रही होती है घर का और उसे सही अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन मुल्तान में क्या सूरत हाल है ये भी हम जानेंगे। सरमद अली, अस्सलाम वालेकुम, आप मुल्तान सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं। कितने बाज़ार लगाए गए हैं मुल्तान में और क्या सहूलियात दी गई हैं वहाँ?
सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान की बात कर ली जाए तो मुल्तान में 6 सहूलत बाज़ार जो हैं वो लगाए गए हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये नए इस्टेब्लिश किए गए हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, जहाँ पर जो है वो शहरियों को रिलीफ देने के लिए अशिया रखी गई हैं। अशिया खुर्द नोश की कीमतों की बात कर ली जाए तो मुल्तान में भी 20 किलो का जो आटे का थैला है वो 840 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर अशिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मार्केट रेट से अगर मुआवजा कर लिया जाए यहाँ पर मिलने वाली चीज़ों का तो उसके अंदर जो डिफरेंस है वो इंतहाई कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे। उनका ये कहना है कि जो अशिया खुर्द नोश की कीमतों में जो फ़र्क है यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर मिलने वाली अशिया की जो क्वालिटी है उससे भी सेटिस्फाई नहीं नज़र आ रहे। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने सस्ता बाज़ार का विज़िट किया है, आपको अशिया की क्वालिटी कैसी लगी और रेट्स के अंदर आपको क्या फ़र्क नज़र आया यहाँ पे? यहाँ पर एक तो जो हमें चीज़ चाहिए वो है, मिल नहीं रही। जैसे कि चीनी, अब चीनी 85 रुपये तो है पर मिलती नहीं है। हम कल भी आए हैं, कल भी नहीं मिली, आज भी है, आज भी नहीं है। बाकी जो और सामान है गैर मेयारी सामान है। अगर सस्ता ही देना है, आवाम का सोच नहीं है तो कम से कम चीज़ तो अच्छी देना। तो फिर इससे तो बेहतर है कि बंदा बाहर से ले ले, कम से कम चीज़ तो अच्छी मिलेगी ना। ये तो नहीं है कि यहाँ से आए पैसे सस्ते दे, पैसे कम दें और जो ना चीज़ हम गैर मेयारी ले जाएं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। जैसे कि इन शहरी का कहना है कि यहाँ पर अशिया तो रखी गई हैं लेकिन उनका मेयार जो है वो इतना बेहतर नहीं रखा गया। यहाँ पर आए दीगर शहरियों से भी हमारी बात हुई है। शहरी बड़ी दूर दूर से यहाँ पर जो है वो आटा जो कि सरकारी रेट पे लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो आटा है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है कि वो जो है इसको घर लेके जाएं और इस्तेमाल कर सकें। शहरियों का कहना है कि जो बाहर 1700 रुपये और 1300 रुपये का जो 20 किलो का थैला है वो ही सही है, इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर दूध, अंडे और मुर्गी के गोश्त। आगा की आसिफ सिद्धू फैसलाबाद से और लाहौर से फ़हीम हमारे साथ मौजूद मेजर कंसर्न है लोगों का कि हमेशा ही ऐसे होता है। और एक बड़ा सवाल भी है कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स जैसा इदारा मौजूद है जिसका मतलब यही है कि वहाँ पे मयारी चीज़ें अर्जा नरखों पे मुहैया की जाए। वहाँ पर अगर क्वालिटी कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल मुमकिन नहीं हो सक रहा तो कैसे ये सहूलत बाज़ारों में इंश्योर किया जाएगा? यही वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको वज़ीर आज़म एड्रेस करते हैं। कभी वो कहते हैं टाइगर फोर्स निगरानी करेगी, कभी वो कहते हैं मैं खुद निगरानी करूँगा, लेकिन एक्चुअली तो जो जिम्मेदारी है वो ज़िले इंतज़ामिया की है, जिन्हें कहा गया है अब कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करें और DCs खुद मॉनिटर करें मंडियों में जाकर के वहाँ पर जो सेल होती है, जब सुबह सुबह चीज़ें जो उनके रेट्स तय होते हैं तो उसको भी DCs को खुद मॉनिटर करने का हुक्म दिया गया। बिल्कुल फरा मामला ये है जो कुछ लोगों ने कहा, जैसे आखिर में मुल्तान से एक सारिफ मौजूद थे, उन्होंने जब ये कहा कि यहाँ पर रेट तो कम है लेकिन मयार भी उतना ही कम है। जब आप रेट कम करते हैं तो वो वाली सब्जियां जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो वहाँ पर क्वालिटी का जो ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी वहाँ पर, अगर टाइगर फोर्स भी वहाँ पर जा रही है, अगर DCs वहाँ पर जा रहे हैं, ज़िला इंतज़ामिया जा रही है, तो कम से कम क्वालिटी को भी देखें, सिर्फ रेट लिस्ट को देख के ना जाए। कि कोई भी सहूलत बाजार यकीनी तौर पर कुछ फासले पर मौजूद होगा, लोगों के घरों के आसपास तो नहीं है, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल की कॉस्ट भी आएगी। तो अगर उतनी उनको पैसे नहीं बच रहे जितने उनके लग रहे हैं जाने आने में, तो ये भी एक जो है वो मसला है। और महंगाई तो मुसलसल बढ़ रही है। अभी तो हम सुन रहे हैं कि बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन अल्लाह करे कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो सके, जो हुकूमत की ख्वाहिश भी है और अवाम की उम्मीद भी है। अब अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे और ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और अब आपको बता रहे हैं हम कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसका सिलसिला जारी है। दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन चेहरा उभर रहा है और ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान का जो कह लें हम हमसाया है और एक दुश्मनी का एक सिलसिला है, मुतासिब है, वो नफ़रत और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद पाकिस्तान जो है उसको दुनिया में सराहा जा रहा है अपने किरदार के लिहाज से, ताकत के लिहाज से। ममालिक की जो दर्जाबंदी की गई है उसमें ऑस्ट्रेलियाई इदारे लोवी इंस्टीट्यूट ने ताज़ा रिपोर्ट जो जारी की है, इसके मुताबिक एशिया पावर इंडेक्स में पाकिस्तान ने भारत को कहीं पीछे छोड़ दिया। ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक जो सिफारती जो ताल्लुकात हैं और जो पाकिस्तान का एक मुकाम होना चाहिए पूरी दुनिया में, 15वें नंबर पे पाकिस्तान। बिल्कुल, ये एशिया पावर इंडेक्स है और भारत कहीं नीचे है और पाकिस्तान ने 3.8 जो हैं
वो पॉइंट्स हासिल किए, पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन भारत नेगेटिव में रहा है फरा। ये भी बहुत बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है, और सिफारती महाज पर जो पाकिस्तान एक अरसे से कोशिशें कर रहा है, हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसका जो समर है वो पाकिस्तान हासिल कर रहा है। अगर दुनिया पाकिस्तान को एक मस्बत नज़र से देख रही है तो हमें अपने प्यारे पाकिस्तान को उससे ज़्यादा मोहब्बत भरी और मस्बत नज़र से देखना है। हमारे साथ हैं तस्नीम असलम साहिबा, उनसे बातचीत करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि पाकिस्तान ने सफारती ताल्लुकात के हवाले से भारत को कहीं पीछे छोड़ दिया, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए चंबे की बात होगी, इसलिए कि भारत जो है वो हमेशा दुनिया को ये कहता रहा है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का परवरदा है, पनागाहें हैं यहाँ पे। जो स्कोर रहा है भारत के मुकाबले में 3.8+ पॉइंट्स, ये जबकि भारत जो है वो महज -2.6 पॉइंट्स जो हैं वो ले सका है सिर्फ। इसकी वजह क्या है? क्या बेहतर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं? क्या सिफारतकारी का तरीका बदला गया है? क्या ज़्यादा एफर्ट्स की गई हैं? ज़ाहिर है कि फ़ॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हर इंस्टीट्यूशन का इनपुट होता है, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का भी होता है, मिलिट्री का भी होता है, सारी दुनिया में है। फिर आपके लोगों की पल्स भी कि लोग किस किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी और दुनिया के क्या सिचुएशन है उसके एनालिसिस करके फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की इंटरनेशनली प्रोफाइल बढ़ी है। एक ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े क्लियरली पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को आर्टिकुलेट किया है, ही इज़ नॉट बीन अपोलोजेटिक अबाउट इट एट ऑल। दूसरी चीज़ है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि उन्होंने अफ़गानिस्तान से निकलना है, और उसमें उसके लिए उनके परसेप्शन में पाकिस्तान उनको हेल्प कर सकता है इसमें, तो उसकी वजह से थोड़ी सी एक आपको नज़र आता है कि जितने क्रिटिकल वो रहे हैं उतने क्रिटिकल नहीं हैं। तीसरा, हमारा जो राइवल है इंडिया, उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ बहुत ब्लंडर्स की हैं। एक फैशिस्ट हुकूमत वहाँ पे आ गई है, और कश्मीर में भी उनकी एट्रॉसिटीज़ बढ़ी हैं, जिसको इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उसको नोट किया, उस पर बोलना शुरू किया, वेस्टर्न मीडिया भी बोल रहा है। तो इन सब चीज़ों से एक से हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्पेस क्रिएट हुई है। तस्नीम साहिबा, इस कामयाबी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए, लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए आप पाकिस्तान को क्या करना होगा, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? सबसे जो बड़ी चीज़ है जो मुल्कों का लेवरेज बढ़ाती है, वो इंटरनल कोहेसिवनेस और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी होते हैं। जितने आप दूसरे ममालिक पे, बाहर के रिसोर्सेज पे, IFIs पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, उतना ज़्यादा आपके पास फॉरेन पॉलिसी में स्पेस होगी। दूसरी बात यह है कि आपके मुल्क के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी कितनी है, ये फैक्टर्स हैं जो आपकी पॉलिसी को सस्टेनेबल बनाते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स जो आप दुनिया में अचीव करना चाहते हैं, आप उनको परस्यू कर सकते हैं। साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि रेटिंग में बेहतरी होना और सफारतकारी की रेटिंग में बेहतरी होना क्या पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी का बायस बनेगी? मसला कश्मीर की बात हो जाए, FATF की बात हो जाए, FATF की, वहाँ पर हमें फ़ायदा होगा इस बेहतर रैंकिंग का और रेटिंग का? देखिए, मसला कश्मीर जो है उस पर हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने 2 रिपोर्ट्स इशू की। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी, सबके सब इस पर रिपोर्ट्स इशू कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतें उस तरह नहीं बोली, इसलिए कि वो चाइना का रास्ता रोकने के लिए वो समझते हैं कि भारत को खड़ा करना और पाकिस्तान को ज़रा CPEC को, BRI, इस किस्म के जो कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव्स हैं उनको रोकना उनके इंटरेस्ट में है। इस वजह से कश्मीर पे हुकूमतें ज़रा कम बात करती हैं। FATF का जहाँ तक ताल्लुक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया। क्या अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती? क्या वहाँ पे सारी दुनिया का चोरी का पैसा इन ममालिक में मनी लॉन्डर होकर नहीं जाता? उस पर तो कोई बात नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग में भी इंडिया इन्वॉल्व है, उनकी कुछ कंपनीज पे सैंक्शंस भी लगी हैं, उनके बैंक्स पे। ये एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है। यहाँ पे
पे इंस्टीट्यूशंस के पीछे या पॉलिसीज़ के पीछे हर एक का अपना अपना एजेंडा है। हमें ये समझने की ज़रूरत है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उससे मेजर करने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा इस तरह नहीं है। इसलिए आप जो भी कर लेंगे कुछ चीज़ों में आपको ये हर्डल्स और भारत का नेगेटिव रैंकिंग में जाना, नेगेटिव पॉइंट्स हासिल करना, इसमें मोदी सरकार की जो मुतासिबाना सोच है, जो इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ हैं, उनका कितना किरदार है? इंडिया एक ऐसे लगता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता उन्होंने चुन लिया है। भारत को जितना लीवे मिला है नॉर्मली किसी मुल्क को इस तरह की पॉलिसीज़ में नहीं मिलता। इकोनॉमिकली परसीव किया जाता था, प्रोजेक्शन ये थी कि भारत बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। वो तो हम देख रहे हैं कि उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से उनकी इकॉनमी भी शैम्बल्स में है। अभी आपने देखा कि उन्होंने कोविड-19 को कितने मिस हैंडल किया, जिस तरह वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ट्रीट किया गया और जिस तरह के जुल्म और सितम एक ऑक्यूपाइड एरिया में कश्मीरियों के साथ जिस तरह हुआ, तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट तो है। हालांकि वो बहुत से अभी भी खड़े होकर दुनिया में पाकिस्तान पे उंगली उठाते हैं, लेकिन इंडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये रियलिज्म कहलाता है। क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस जब पढ़े ना, तो हमें यही पढ़ाया गया, 3-4 थ्योरीज होती है। उसमें रियलिज्म ये है कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए दुनिया की हर बुराई भी अच्छाई है, बिल्कुल आप सब कुछ करें उसके लिए। और लिंचपिन चूंकि इंडिया को बनाना मकसूद है इस वक्त, तो इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे उसके जुराइम से बावजूद आंखें चुराई जाती हैं। तो ये दुनिया की सियासत हिस्सा है। लेकिन एक दुआ मैं करूँगी और एक होप भी करूँगी कि इसी तरह से पाकिस्तान का नंबर जो है ना, वो जस्टिस सिस्टम में भी बेहतर, क्योंकि सिविल जस्टिस सिस्टम के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, जो ग्लोबल सर्वे और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट सर्वे जो है, वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। और उसमें सिर्फ एक एरिया है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो है सिविल जस्टिस, जहाँ पर हमारी रैंकिंग जो है वो सबसे ख़राब रही है। 106वां नंबर है हमारा 113 में से। सो अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके हमारे यहाँ इंसाफ के मामला जो हैं वो कितने बुरे हैं। और कहते हैं, मैं तो इस पे बार बार, मुझे तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ही याद आते हैं, जिन्होंने फरमाया है कि मुआशरे कुफ्र पे कायम रह सकते हैं, जुल्म पे कायम नहीं रह सकते। सो हमें इस एरिया को भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे विद अस।